हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। बिहार दरोगा पीटी 2021 एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कवर किया था और यह हम लोगों का चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखेंगे बारी बारी से, हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे, यानी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही आंसर को 1 से 2 बार रिपीट भी किया जाएगा ताकि आपको अभी कभी याद हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 था, उसमें भारत का स्थान कितना था? 112वां स्थान। कितना? 112 रैंक था भारत का। ठीक है, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना? 112वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि इसका राइट जो आंसर एक्चुअल राइट होना चाहिए वो 12 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? निजी प्राइवेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है पी परवीन सिद्धार्थ। क्या नाम है? पी परवीन सिद्धार्थ को राष्ट्रपति के निजी सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि जो कि एक भारत की शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो भारत की जो परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है उसका पूरे विश्व में कैमा स्थान है? तो 63वां स्थान है। कितना स्थान है? 63वां स्थान। 63rd रैंक है, यानी कि 63वां स्थान है, जो कि परम सिद्धि भारत का एक सुपर कंप्यूटर है उसका। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना? जो कि पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला है, यानी कि अगर हम बात करें तो वे राज्य एक्चुअली में केरल है। ठीक है, यानी कि केरल जो है वो पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, केरल के जितने भी स्कूल हैं, खास करके गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर हम बिहार को देखें तो बिहार इस मामले में अंतिम स्थान पे आता है। यानी कि बिहार को अगर हम देखें कि डिजिटल हाईटेक क्लासरूम के मामले में, तो बिहार का स्थान अंतिम स्थान है। हालांकि बिहार सरकार ने भी इसकी शुरुआत की और कुछ कुछ जगहों पे लगाया भी गया है। ठीक है, लेकिन अभी भी अपना स्थान जो है बिहार का वो लास्ट है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? केरल है। केरल जो है पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, उसने गांधी को क्यों मारा? पुस्तक के लेखक कौन है? उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार पांडे उसने गांधी को क्यों मारा नामक पुस्तक लिखी थी। एक्चुअल में गांधी को कौन कौन मारा? नाथूराम गोडसे ने। कब? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। यानी कि खाद्य सुरक्षा हर एक आदमी का यह कर्तव्य है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। खाद्य सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी कहिए या कर्तव्य कहिए। ठीक है, यह है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था? 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था? इसका राइट आंसर है कोबोर्ग प्रायद्वीप। कोबोर्ग प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के कोबोर्ग प्रायद्वीप को रामसर सूची के तहत प्रथम स्थल घोषित किया गया था। कब? 1974 में। ठीक है, रामसर रामसर जो है रामसर सूची जो है बेसिकली वेटलैंड से संबंधित है। किससे? वेटलैंड, जो दलदली क्षेत्र होते हैं या फिर पानी वाले क्षेत्र। ठीक है, तो वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वेटलैंड। ठीक है, तो उसको हम लोग रामसर सूची के तहत शामिल किया जाता है वैसे क्षेत्र को।
अगर शामिल हो जाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड हो जाता है और उसको काफ़ी सारे फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराए जाते हैं उस पार्टिकुलर स्थल को। ठीक है, तो रामसर बेसिकली ईरान में एक जगह है। ठीक है, रामसर वहीं से निकला हुआ शब्द है, तो ईरान का रामसर एक सिटी है। ठीक है, ओके। तो अगर हम भारत के कुल रामसर के अंतर्गत सूचीबद्ध स्थल की बात करें, जो कि रामसर सूची में शामिल है, भारत का स्थान मतलब स्थल कि टोटल कितना है, 42। 42 स्थल हैं भारत में जो कि रामसर सूची के अंतर्गत शामिल है। कितने स्थल, 42 स्थल, 42। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला है। मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला है। यह मुख्यतः बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो भागलपुर जिले से। यानी भागलपुर जिला को जीआई टैग मिला है मंजूषा कला के क्षेत्र में। मंजूषा कला जो शैली है भागलपुर की, उस मामले में जीआई टैग मिला है 2020 में बिहार को। सॉरी, तो मंजूषा कला शैली को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध मुख्यतः बिहार के भागलपुर जिले से है। ठीक है, भागलपुर याद रखिएगा, भागलपुर को जीआई टैग मिला है मंजूषा कला शैली के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया, इसका नाम है गाटी, यानी कि GATI, GATI। ठीक है, GATI पोर्टल को, वेब पोर्टल को राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य को तेजी लाने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, यानी कि पारदर्शिता ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कार्यों में सुनिश्चित हो सके, इसके लिए यह वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि, क्या प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राहत इंदौरी। क्या नाम है, राहत इंदौरी। राहत इंदौरी को, जो कि प्रसिद्ध उर्दू कवि थे, उनका कोविड-19 के इलाज कराते दौरान निधन हो गया। ठीक है, तो केवल इतना याद रखना कि राहत इंदौरी जो कि एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे, प्रसिद्ध उर्दू कवि थे, क्या नाम उनका, राहत इंदौरी। और कहाँ के निवासी थे, तो इंदौर के। याद रखिएगा ये 3 चीज, इंदौर, प्रसिद्ध उर्दू कवि, राहत इंदौरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। क्या नाम है इस योजना का, इंदिरा वन मितान योजना। इंदिरा वन मितान योजना, जैसे ही नाम आया तो आप समझ जाइएगा छत्तीसगढ़ से। कहाँ से, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया है। यह किससे संबंधित है, आदिवासियों से संबंधित है। ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर यह घोषणा किया गया था। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर चूँकि इसकी घोषणा की गई थी, तो इसलिए यह आदिवासियों से संबंधित है योजना, इंदिरा वन मितान योजना, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया। यानी कि मरणोपरांत पद्म विभूषण जो 2020 का दिया गया वो कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो 4 व्यक्तियों को। ठीक है, मरणोपरांत पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया इस बार, तो 4 व्यक्तियों को 2020। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2020 में मरणोपरांत जो पद्म विभूषण था वो कितने व्यक्तियों को दिया गया, 4 व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की मशहूर चाक हाओ यानी कि ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है। किस राज्य को ब्लैक राइस के को जीआई टैग मिला, किस राज्य के ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है, तो मणिपुर को। मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है। किस राज्य के, मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है। मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने
खुडोल खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? तो यह मणिपुर राज्य का एक प्रमुख पहल था जिसका नाम था खुडोल, जो कि विश्व के 10 जो शीर्ष पहल थे संयुक्त राष्ट्र के नज़र में कोविड-19 से लड़ने के लिए, उसमें से एक शामिल किया गया है। यानी कि ये जो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो विश्व के शीर्ष 10 पहलों में जो है, उसमें एक भारत का भी है जो कि मणिपुर की एक पहल थी। केवल इतना याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है, उसने खुडोल जो पहल है जो कि मणिपुर द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो खुडोल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 पहलों में एक को शामिल किया गया, मतलब इस 10 में एक भारत का भी है जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ष 2020 के चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान देने हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार हेतु जो 2020 में चिकित्सा क्षेत्र में चयनित किए गए हैं, उनका नाम था, क्या नाम था? इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी को, यानी कि उनका नाम है हार्वी जे आल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। क्या नाम है? हार्वी जे आल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। शॉर्ट में आप कैसे याद रखोगे? तो इतना याद रखो, अल्टर, अल्टर बोले तो अल्टर एकदम पागल, कहीं ना कहीं मानसिक से जुड़ा हुआ है, यानी कि मेडिकल से जुड़ा हुआ, तो अल्टर। फिर क्या है? माइकल जैक्सन को याद रखिएगा, माइकल जैक्सन बहुत दवा लेता था, बहुत दवा खाता था, ठीक है। तो एक हो गया माइकल, एक हो गया अल्टर, ठीक है, एक हो गया राइस, ठीक है। राइस बेसिकली चावल जो होते हैं, क्या है मतलब आजकल देखते होंगे वो भी म्यूटेट, मतलब राइस भी में भी कई तरह के कैटेगरी होते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उसके जेनेटिक्स में परिवर्तन कर दिए जाते हैं, तो उससे गोल्डन राइस बन जाता है, तो क्या राइस बन जाता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं राइस भी चिकित्सा से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके जेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, म्यूटेंट कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं चिकित्सा से जुड़ा हुआ क्षेत्र ही है। तो याद रखिएगा, अल्टर, माइकल और राइस, ये 3 नाम आपको दिख जाए, मार दीजिएगा टिक। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अल्टर माइकल राइस, अल्टर माइकल राइस, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देश में वनों एवं वृक्षों को आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, ठीक है, वन और वृक्ष दोनों, ठीक है, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है। आपसे केवल वनों की आच्छादित कुल क्षेत्रफल नहीं पूछी जा रही, बल्कि वन एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? तो 24.56%, यानी कि 5-6%, 24.56%, ठीक है। 24.56% देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल है, ठीक है। वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? 24.56%, 24.56%, याद रखिएगा, 24.56%, अकॉर्डिंग टू भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019। ओके, 24.56%। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, असम में। असम में खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन किया गया है, असम में, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था वो महाराष्ट्र किया था, द्वितीय स्थान हरियाणा और तृतीय स्थान दिल्ली, ठीक है। महाराष्ट्र हरियाणा दिल्ली, महाराष्ट्र हरियाणा दिल्ली, महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कब तक HIV यानी कि एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? HIV को खत्म करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने कब तक रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2030, यानी कि 2030 तक एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भारत ने रखा है, ठीक है। कब तक? 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया?
भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है। पश्चिम बंगाल में पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत ने। भारत ने सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। भारत ने सोलर ट्री विकसित किया है, दुनिया का सबसे बड़ा। इसको जो विकसित करने वाले थे उन वो संस्था का नाम है CSIR। CSIR ने, भारत के जो CSIR हैं, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं, उन्होंने ये जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री है उसको विकसित किया है। ठीक है, इसकी जो हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो 12,000 से 14,000 यूनिट है। कितना? 12,000 से 14,000 यूनिट। ये आंकड़े मत याद रखिए, केवल इतना याद रखिए कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। वो संस्था का नाम CSIR है, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। बस केवल इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सिंगापुर। राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश सिंगापुर है। सिंगापुर अपने जो नेशनल आइडेंटिटी डेटाबेस में, यानी कि नेशनल आइडेंटिटी जो होते हैं उसमें फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल किया है, जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर ऐसा पहला देश है जिसने राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल किया है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। ब्रिटेन में ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। ब्रिटेन में ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किया है? कितने बार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 7 याद रखिएगा। 7 बार नीतीश कुमार ने शपथ लिया है अपने पद की। 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। किसने? श्री नीतीश कुमार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किन की प्रतिमा का अनावरण किया? राइट आंसर है इसका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा थी उसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। कहाँ पे? जो कि JNU में स्थित है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, सब फालतू का डाल दिया गया और कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस रिट, ठीक है, किस रिट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है? ठीक है, किस रिट के जारी करके, मतलब कौन सा रिट, अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट है और एक उससे लोअर कोर्ट है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लेते हैं, अधीनस्थ कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है कौन सा रिट जारी करें जिससे कि वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको कानूनी कार्यवाही से रोक सकें? तो इसके लिए वो जो रिट जारी करेंगे, हाई कोर्ट जो रिट जारी करेगा उसका नाम है क्या? प्रतिषेध। वो प्रतिषेध रिट जारी करेंगे हाई कोर्ट, जिससे क्या होगा कि अधीनस्थ जो न्यायालय हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो आगे अपनी कानूनी कार्रवाई करने से रुक जाएंगे, उनको रुकना पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या जारी करने से होता है ऐसा? प्रतिषेध। ठीक है, 26 क्या हो जाएगा? प्रतिषेध। ठीक है, इसको प्रोहिबिशन भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये जो हाई कोर्ट का जो रिट जारी करने का पावर है वो आर्टिकल 226 यानी 226
हाई कोर्ट का पावर रिट जारी करने का कितने आर्टिकल में है? 226 में। और सर्वोच्च न्यायालय का यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कितना? अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत कौन रिट जारी करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 के तहत कौन रिट जारी करेगा? हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये बाकी कई सारे रिट होते हैं, समझ रहे? जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। लेकिन यहाँ पे जो रिट जारी किया जाएगा वो क्या किया जाएगा? प्रोविशन यानी कि प्रतिषेध का, जो कि अधीनस्थ न्यायालयों को कानूनी कार्रवाई करने से रोकता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता वैसा कार्य है। ठीक है, कौन सा संपन्न नहीं किया जाता आपको बतलानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना। ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, बल्कि ये राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। ठीक है, जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, यह उनका काम है कि पंचायतों का चुनाव का आप निरीक्षण करें, उनका सही से चुनाव करवाएं, समय समय पर चुनाव करवाएं। ठीक है, और अन्य सभी जो कार्य हैं वो निर्वाचन आयोग के हैं, जैसे कि निर्वाचक नामावली तैयार कराना, पोलिंग बूथ का निर्धारण करना, आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना, जो आचार संहिता होते हैं उसको लागू करना, ये सब कार्य किसका है? तो केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग होते हैं उनका है। ठीक है, और राज्य के जो निर्वाचन आयोग हैं वो उनका कार्य है पंचायत का इलेक्शन कराना, पंचायती निर्वाचन कराना। ठीक है, तो जितने भी लोकल बॉडी होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज हो या फिर पंचायत इलेक्शन हो, ये सब कार्य कौन देखेगा? तो राज्य का निर्वाचन आयोग, ना कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? ठीक है, तो बोल रहा है ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कोरम बोले तो क्या कि कम से कम इतने लोग होंगे तबे मीटिंग करेंगे, बस सीधी सी बात यही है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कुल सदस्यों की 50%। कितने? 50% लोग अगर उपस्थित होंगे तभी ग्राम पंचायत की बैठक होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, अगर हम संसद की बात करें, ठीक है, संसद की, पार्लियामेंट, तो उसमें कितना है? उसमें 10%। जो कोरम की व्यवस्था है वो 10%, मिनिमम 10% मेंबर्स होने चाहिए, तब आप संसद की बैठक या लोकसभा हो राज्यसभा इसकी बैठक हो सकती है। लेकिन पंचायत के मामले में यह कितना है? 50%, यानी कि आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, ये जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है, ये बिहार की बात है, अन्य राज्यों की अलग अलग प्रावधान होगी, लेकिन हम बिहार की बात करें तो बिहार में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत कोरम की व्यवस्था जो की गई है वो कम से कम आधे सदस्य होने चाहिए, यानी कि 50% सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में शून्यकाल, जीरो आवर की अधिकतम अवधि कितनी होती है? जो शून्यकाल होती है उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि अनिश्चित काल। ठीक है, अनिश्चित काल। तो लोकसभा में शून्यकाल की जो अधिकतम अवधि है वो कितना है? अनिश्चित काल। शून्यकाल यानी कि शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी है? तो अनिश्चित काल। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी है? अनिश्चित काल, यानी कि कोई फिक्स्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखें। ठीक है, क्रमबद्ध रूप में आपको रखना है। विधि, विधेयक, प्रस्ताव, अधिनियम, मतलब पहले कौन आता है, फिर क्या होता है, फिर क्या, जैसे कि सबसे पहले कोई भी आदमी प्रस्ताव रखता है। ठीक है, समझ रहे हैं? विधेयक होता है, बिल्स बनते हैं, बिल बाद में क्या बन जाते हैं? एक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले प्रस्ताव होगा, फिर विधेयक बनेगा,
फिर वो क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, यानी कि अधिनियम बन जाएगा। फिर अधिनियम जैसे ही बनेगा वो कोई एक कानून बन जाएगा, यानी कि वो एक लॉ बन जाएगा, वो एक विधि बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात है कि सबसे पहले प्रस्ताव, कोई भी अगर मान लो कानून बनाना है तो हम क्या करते हैं, कानून बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं, यानी कि एक प्रस्ताव तैयार करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है, प्रारूप तैयार किया जाता है और उस प्रारूप को संसद के पटल पर रखा जाता है। ठीक, फिर उसको विधेयक में कन्वर्ट किया जाता है, यानी बिल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर बिल्स को रखा जाता है लोकसभा राज्यसभा दोनों में। फिर वहाँ से अगर पारित हो जाए विधेयक तो वो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम। अधिनियम बोले तो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, एक्ट बन जाएगा। जैसे ही वो एक्ट बना फिर क्या बन गया, वो एक कानून बन गया, लॉ बन गया। ठीक है, वही लॉ सारे कंट्री में लागू हो गया। तो ये हो गया क्रमबद्ध रूप से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, सॉरी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं बल्कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अन्य सभी जो इसमें ऑप्शन में जो अधिकार हैं वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या कह लें आज़ादी वो प्राप्त नहीं है विदेशी नागरिकों को। लेकिन अन्य सभी जैसे कि विधि के समक्ष समानता हो या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, ये सभी भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल और केवल भारतीय को प्राप्त है, यानी कि जो सिटीजन होंगे उन्हीं का यह फंडामेंटल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। इसका राइट आंसर है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को कौन परामर्श देता है, तो महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, ओके, महाधिवक्ता। संविधान के 32, हाँ, संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जो कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महाधिवक्ता। और इनका जिक्र संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की बात कही गई है, यानी कि उनकी नियुक्ति की बात की गई है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, अनुच्छेद 165। ठीक, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता। चलिए ठीक, ये तो राज्य की बात होगी। केंद्र का, केंद्र में भारत का जो महान्यायवादी होता है, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, महान्यायवादी, उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 76 है। महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कितना है संविधान में, 76। अनुच्छेद 76, संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। ठीक है, यह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। और राज्य पे महाधिवक्ता, राज्य सरकार को महाधिवक्ता विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, या निम्न कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, आपको बतलानी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं उनके बारे में कौन से कथन सही है। इसका गठन 1993 में हुआ है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी सही हैं। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन 1993 में हुआ था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनके अध्यक्ष, ना केवल अध्यक्ष बल्कि सदस्य, ठीक है, दोनों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। नेशनल ह्यूमन जो राइट कमीशन का अध्यक्ष है भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के अवकाश प्राप्त यानी कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उपरोक्त में से सारे जो कथन है वो सही है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? लोक निधि का अभिभावक, अभी गार्जियन, समझ रहे हैं? लोक निधि का गार्जियन कौन होता है? लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैग, कंट्रोल ऑडिटर जनरल। कैग, कैग बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी न्यूज में रहता है, कैग कंट्रोल ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो कैग को लोक निधि का अभिभावक कहते हैं, गार्जियन कहते हैं। ठीक है, 34 का देख लेते हैं, इससे संबंधित अगर कुछ अनुच्छेद दिए हों तो काफ़ी ज़्यादा, चूँकि ये इम्पोर्टेंट है कैग। तो कैग के बारे में जो हमारे संविधान में जिक्र है वो अनुच्छेद 148 में, कितने में? अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 व्यवस्था करता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसका कार्य क्या होगा कि जो जनता का पैसा है उसका लेखा जोखा की जांच करना। ठीक है, तो अनुच्छेद 148 में इनका प्रावधान किया गया। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और इनकी आयु कितनी होती है? मतलब इनका जो ड्यूरेशन होता है, कार्यकाल, वो कितना है? 6 वर्ष। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का, 6 वर्ष का। और या फिर कह लें 65 वर्ष, 65 वर्ष या 6 वर्ष। ठीक है, 148 याद रखिएगा, कैग से संबंधित है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल या फिर नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, किसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विधान परिषद। जी हाँ, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है, यानी कि उसको हटाया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देखे होंगे कि पूरे भारत में, एग्जैक्टली फिगर तो याद नहीं है, लेकिन जैसा पहले था, इधर थोड़ा इधर चेंज वेंज हुआ, कश्मीर उश्मीर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके पहले जो टोटल विधान परिषद वाले जो राज्य थे वो 6 थे। केवल 6 राज्यों में ही विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों सदन हैं। ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अन्य राज्यों में नहीं है, यानी कि सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ ही राज्यों में है, जैसे बिहार में है विधान परिषद और विधानसभा। ठीक, लेकिन अन्य राज्यों में नहीं है। मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा ये दोनों सदन हैं। ठीक है, तो ये ऐसे सदन हैं जिनको भंग तो नहीं किया जा सकता, ये होते हैं परमानेंट सदन। ठीक है, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। ऐसा आपको न्यूज में साउथ में, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र इस सब क्षेत्र में देखने को मिलता होगा कि विधान परिषद का गठन कर दिया फिर हटा दिया, तो ये सब चलता रहता है। बाकी राज्यसभा तो आपका परमानेंट बॉडी है, उसको हटाया समाप्त भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि राज्यसभा ना केवल राज्यसभा है, बल्कि वो राज्य के हितों की रक्षा करने वाली एक सभा है, सदन है। ठीक है, तो ऐसा संभव ही नहीं। भारत एक द यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है ना, ये सभी राज्यों का एक संघ है, आर्टिकल 1। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई है? भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। जो भारत का जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो दरअसल कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। किसके तहत की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना में जो प्रावधान किए गए थे उसके तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अस्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अस्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ता है। ठीक है, अस्थिर ताप पर अगर किसी गैस का आयतन कम कर दें तो उसका दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो ये जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस का नाम है क्लोरीकरण। क्या नाम है? क्लोरीकरण। क्लोरीकरण प्रक्रिया द्वारा पानी से लोहा तथा मैग्नीज को हटाया जाता है। पानी से लोहा तथा मैग्नीज को क्लोरीकरण द्वारा, क्लोरिफिकेशन कह लीजिए या क्लोरीकरण कह लीजिए। ठीक है, तो इसके द्वारा पानी से लोहा
तथा मैग्नीज को हटाया जाता है। ठीक है, क्लोरिफिकेशन या क्लोरीकरण। अगला क्वेश्चन है अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? जो अग्निशमन वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? जो सूट होते हैं वो एस्बेस्टोस, क्या नाम है? एस्बेस्टोस, 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 याद रखिएगा। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस वस्त्र जो है, मतलब अग्निशमन वस्त्र जो है वो एस्बेस्टोस से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जब रेलों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं लोहे के, तो उसके वेल्डिंग के लिए हम लोग एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग करते हैं। किसका? एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है, लोहे के रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के वेल्डिंग में। ठीक है, एल्युमिनियम पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वर्णांधता, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक होती है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस पुरुषों को ज़्यादा होती है जबकि महिलाओं को कम होती है। ठीक है, यह एक जेनेटिक्स रोग है, आनुवांशिक रोग है, जो कि पुरुषों को ज़्यादा होता है महिलाओं की तुलना में। ठीक है, वर्णांधता, वर्णांधता जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम नाम से स्पष्ट है, ड्यू, ड्यू मतलब दो, दो, तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। इसका जो D2O होता है, फार्मूला जो होता है D2O होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है D2O। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो D2O होता है। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 2 होता है। ठीक, और ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, आइसोटॉप्स है। ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है ड्यूटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है H2SO4। H2SO4 को उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो हवाई जहाज के ईंधन के रूप में अधिक किया जाता है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों का। ठीक है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो H2SO4 का किया जाता है। और उच्च ऑक्टेन ईंधन जो होते हैं वो बेसिकली जहाज के ईंधनों में प्रयोग किए जाते हैं, हवाई जहाज जो होते हैं उनके ईंधन में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? माइकल फराडे ने। माइकल फराडे ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तो इनमें से सभी, यानी कि लंबाई में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी। चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? चालक का प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि से भी बढ़ता है, तापमान में वृद्धि से भी बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में अगर कमी हो जाए तो इससे भी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित होती है। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर की जो प्रतिरोधकता होती है वो असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, असीमित होती है आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो इसका राइट आंसर है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल जो है वो एक आभासी बल है। क्या है? आभासी बल है। अपकेंद्री बल वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आभासी बल है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो अपकेंद्री बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा?
जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है उसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, वो इसके डायमेंशन जो होते हैं वो होता है m⁻⁻1 l⁻³ t⁻²। ठीक है, mlt तो होगा, और एक में -1 फिर +3 फिर -2, 132। ठीक, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होना चाहिए? पृथ्वी के पलायन की वेग की अपेक्षा, ठीक है, कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए? ऋणात्मक होनी चाहिए। ऋणात्मक होनी चाहिए। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा ऋणात्मक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ध्रुव पर। जी हाँ, ध्रुव पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होता है? तो ध्रुव पर, ध्रुव पर, पोल पे। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है। विकिरण द्वारा सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचते हैं। स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? स्वपरागन का परिणाम अंतः प्रजनन होता है। अंतः प्रजनन के कारण स्वपरागन होता है। स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? कि अंतः प्रजनन हो जाता है। ठीक है, स्वपरागन के थ्रू अंतः प्रजनन होता है। अंतः प्रजनन, अंतर नहीं, अंतः प्रजनन स्वपरागन के द्वारा। वे पादप जो, अगला क्वेश्चन, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं। वे पादप, वे वैसा पौधा जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं, क्या कहलाते हैं? आतपोद, आतपोदिद, आतपोबधिद। ठीक है, आतपोबधिद, आतपोबधिद, आतपोबधिद कहलाते हैं। ठीक है, जो कि केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है वो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद अगर आपसे पूछा जाए तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होगा। क्या होगा? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वर्तिका, वर्तिकाग्र। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्तिका और वर्तिकाग्र को, वर्तिका वर्तिकाग्र को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? एब्सेसिक अम्ल से। एब्सेसिक अम्ल से बीज प्रसुप्ति नियंत्रित होती है। बीज प्रसुप्ति, प्रसुप्ति, बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? अब्सेसिक अम्ल से। जो अब्सेसिक अम्ल होते हैं वो बीज प्रसुप्ति को नियंत्रित करते हैं। ऐसा ऐसा नाम हिंदी में क्या बतलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? अमीनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होता है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हमें प्रोटीन का संश्लेषण करना हो तो अमीनो एसिड का हमें ज़रूरत होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। जो डायस्टेट एंजाइम होते हैं वो हमें लार ग्रंथि से प्राप्त होते हैं। डायस्टेट एंजाइम जो होते हैं वो हमारे लार ग्रंथि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, डायस्टेट एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन क्या कहलाता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए जो है मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है कौन? विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक का प्रक्रियात्मक यूनिट क्या है? ब्रिक का जो प्रक्रियात्मक यूनिट है वो क्या कहलाता है? ब्रिकाणु। ब्रिकाणु ब्रिक का प्रक्रियात्मक यूनिट है। ब्रिकाणु ब्रिक का प्रक्रियात्मक यूनिट है। क्या नाम है? ब्रिकाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पसलियां निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती है? तो स्टर्नम,
स्टर्नम के थ्रू मानव की पसलियां जुड़ी होती है आपस में। स्टर्नम के थ्रू मानव की पसलियां जुड़ी होती है। मानव की पसलियां किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम, 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 स्टर्नम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ले, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है। महाराष्ट्र जो है वो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। ठीक है, महाराष्ट्र, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, जीडीपी के अनुसार। ठीक है। अगर हम जीडीपी के आधार पर अर्थव्यवस्था का आकलन करें भारत का, तो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है जीडीपी के अनुसार। भारत का जो जीडीपी है तकरीबन 2.5 से 3 ट्रिलियन के बीच में अपनी अर्थव्यवस्था है। 2.5 से 3 ट्रिलियन अरब डॉलर। ठीक है। तो अपनी जो अर्थव्यवस्था है, मान लीजिए 3 अरब डॉलर, 3 से थोड़ा कम है, मान लीजिए अप्रॉक्स 3 ट्रिलियन अरब डॉलर भारत की अर्थव्यवस्था है। ठीक है। चाइना वहाँ जहाँ की 14-15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत मात्र 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। ठीक है। फिर भी हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ठीक है। याद रखिएगा, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? भारत है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र और राज्य किस अनुपात में करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 90% जो मनरेगा के तहत पैसे दिए जाते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा और 10% राज्य सरकार देती है। ठीक है। यानी कि 100 रुपया में 90 रुपया केंद्र सरकार देती है तो 10 रुपया राज्य सरकार देती है। ये है आपका मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य के अनुपात का रेशियो। अगला क्वेश्चन है, पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो विवेक देवराय समिति ने पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा की थी। ठीक है। और वहीं इसको अलग करने की बात एक वर्थ समिति ने की थी। ठीक है। लेकिन पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत कर दीजिए, ऐसा विवेक देवराय समिति ने बात कही थी। लेकिन अलग करने की बात हो कि रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग हो, तो इसकी अनुशंसा एक वर्थ समिति ने की थी। ओके। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। मतलब किस साइड अवस्थित है ग्रेट बैरियर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो यही सब है, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी तट पे ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ठीक है, स्थित है। ओके। यह एक प्रवाल द्वीप है। कहाँ गया? ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओके। तो कुछ क्वेश्चन जो है जैसे कि 67 से, यानी कि 67 से लेके आपका 75 तक का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा छूट गया, उसको हम लास्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो अभी हम आगे कर लेते हैं, उसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ को बतला ही दिया कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बतलानी, यहाँ देश दे दिया, यहाँ पर राजधानी दे दिया। तो युगांडा की राजधानी किगाली नहीं है। ठीक है, ये गलत है। 76 का ये जो है आपका युगांडा की राजधानी कंपाला है। ठीक है। और रवांडा की राजधानी किगाली है। किगाली जो है वो रवांडा की राजधानी, ना कि युगांडा का। ठीक है। तो युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। कंपाला युगांडा की राजधानी, रवांडा की राजधानी किगाली। चलिए। और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन। गैबरोन, 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 बोत्सवाना, गैबरोन। ठीक है।
सोमालिया मोगादिशु, सोमालिया मेगादिशु, मोगादिशु। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, स्थल से, ठीक है, किस देश के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबी है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है, यानी कि पुडुचेरी का क्षेत्र जो है वो किन किन राज्यों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का क्षेत्र पाया जाता है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, TKA, टका। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो सबसे दक्षिणतम इंदिरा बिंदु जो भारत का है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर के पिघलने, बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? जब ग्लेशियर पिघलने लगते हैं या फिर बाष्पीकरण होने लगता है, हिमस्खलने लगते हैं, तो उसके कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो अपक्षरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपक्षरण, अपक्षरण कहा जाता है। ग्लेशियर पिघलने को अपक्षरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। अरुणाचल प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? शिलालेखों का जनक कहा जाता है अशोक को। अशोक ऐसा शासक है जिसको शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर तो बतला ही दिया, वही रिपीट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हाव। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो बौद्ध पाठ है। क्या? बौद्ध पाठ है। क्या है? बौद्ध पाठ है एक। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध का एक कविता समझ ले, बौद्धिक एक पाठ है, पुस्तक है। ठीक है, मिलिंद पन्हो तो बौद्ध से संबंधित एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बलवन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? बलवन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने बलवन से लेकर, एक्सक्यूज में, सॉरी, बलवन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का उपभोग किया। मतलब कि अमीर खुसरो जो थे वो बलवन के दरबार में भी रहा, गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में भी रहा। ठीक है, तो अमीर खुसरो था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? भक्ति प्रचारक शंकर देव ने कौन सा प्रादेशिक भाषा का प्रयोग करके लोकप्रिय बनाया था इस भक्ति आंदोलन को? असमिया। तो भक्ति प्रचारक शंकर देव जो थे वो असमिया भाषा से संबंधित है। असम भाषा में उन्होंने भक्ति प्रचार को प्रसारित किया और उसको लोकप्रिय बनाया। ठीक है, असमिया को, असम भाषा को भी लोकप्रिय बनाया। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? तो शाइस्ता खान। शाइस्ता खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा भेजा गया था, शाइस्ता खान को। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? जो पंजाब, हाँ, पंजाब के जो रंजीत सिंह थे शासक, उनका बड़े सम्मान से स्वागत किया गया था एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा रोपड़ में। उसका नाम था बेंटिंग। क्या नाम था? बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, वही। ठीक है, विलियम बेंटिंग ने राजा रंजीत सिंह को बड़े सम्मान से स्वागत किया गया था रोपड़ में। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? असहयोग आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों का सहयोग मिला था, क्योंकि उसी समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहे थे। तो गांधी जी ने सोचा यही अच्छा मौका है कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करो और साथ में मिलकर ब्रिटिश से लड़ो। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन और 1922 के आसपास वही खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। ठीक है, तो ये हो गया 1920 के आसपास असहयोग आंदोलन चल रहा था। हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला था इस आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। और स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर।
स्वराज पार्टी का गठन महात्मा गांधी ने किया था। सॉरी, स्वराज पार्टी गलत है यार, गलत है। हाँ, बोला कौन सा सही सुमेलित है। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको कहते हैं आईएनए, ठीक है। आईएनए की जो आईएनए का जो गठन किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आईएनए का गठन कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसा कोई बात थी कुछ है नहीं कि स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर चलाया था, बल्कि स्वदेशी आंदोलन जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय बहुत सारे नेता थे, उन लोगों ने चलाए थे। नरम दल, गरम दल, ये इन लोगों ने मिलकर, तिलक लोग भी थे। स्वराज पार्टी का गठन महात्मा गांधी ने नहीं किया था, बल्कि मोतीलाल नेहरू और एक शायद चित्तरंजन दास थे, उन्होंने किया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन सी राजगोपालाचारी, ये भी सही नहीं है, ठीक है, महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे कौन से दो राज्य में? तो बंगाल और पंजाब में कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं था, यानी कि कांग्रेस का सरकार बंगाल और पंजाब में नहीं था। अन्य राज्यों में था, लेकिन बंगाल पंजाब में नहीं था, क्योंकि इन दो राज्यों में अन्य पार्टियों की सरकार बनी थी 1937 में जब इलेक्शन हुआ था, तो ठीक है। तो केवल दो राज्यों को छोड़कर बाकी सारे में कांग्रेस का सरकार बना था। केवल बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। 1917 में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? जो इंडियन मिरर है उसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। कहाँ से होता था? कलकत्ता से। कलकत्ता से इंडियन मिरर का प्रकाशन होता था 1880 के दशक में, ठीक है। इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो देवेंद्रनाथ को जाता है। किसका? देवेंद्रनाथ। देवेंद्रनाथ ने इंडियन मिरर प्रकाशन की स्थापना की थी, उन्हीं के मतलब इसमें जो योगदान माना जाता है इंडियन मिरर में, तो वो देवेंद्रनाथ ठाकुर का माना जाता है, ठीक है। केवल इतना याद रखिएगा, इंडियन मिरर का प्रकाशन कलकत्ता से होता था, बस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में हैदर राजा किया था, ठीक है। दिल्ली में हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है, हैदर राजा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए पुट में बतलाइए, ठीक है। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन स्थगित होना, बारदोली प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पहले चौरी चौरा कांड हुआ, फिर आपका बारदोली प्रस्ताव, बारदोली में मतलब बैठक हुई, प्रस्ताव रखा गया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, यानी चौरी चौरा कांड, फिर बारदोली में प्रस्ताव रखा, फिर प्रस्ताव ही रखा गया था कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करना है, ठीक है। तो 132 यानी कि चौरी चौरा कांड, बारदोली प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन स्थगित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य क्या है? तो यह एक विमान वाहक पोत है। क्या? विमान वाहक पोत है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य क्या है? विमान वाहक पोत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो सार्क देश हैं उसमें कौन से देश शामिल हैं, इसके बारे में आपको बतलाने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी, जो कि शामिल नहीं है, अन्य सभी शामिल है। बोल रहा है कि ये जो हमारा सार्क संगठन है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो शामिल नहीं है, अन्य सभी देश शामिल हैं, जैसे कि बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये सारे देश शामिल है, लेकिन सिंगापुर सार्क संगठन में शामिल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में, याद रखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में, बोर्ड की स्थापना की गई है, ठीक है, 1974 में।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी घरों में विद्युत आपूर्ति से। सभी घरों में विद्युत आपूर्ति से संबंधित है सौभाग्य योजना का। ठीक है, सौभाग्य योजना बोले तो सभी घरों में विद्युत आपूर्ति, ये केंद्र सरकार का स्कीम है। अगला क्वेश्चन जो है यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, बंगाला बंगाला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है, तो मेघालय में। जो बंगाला जो उत्सव मनाया जाता है वो मेघालय में मनाया जाता है। बंगाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन और छूट गए थे, 5-6 क्वेश्चन, उसको मैं लास्ट में कवर करूँगा। ठीक है, तो अभी मैं कवर कर लेता हूँ उसको भी। ठीक है, ओके। तो ये हमारा जो छूट गया था वो 67 से 75 तक। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट। तो भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2002 में। 2002 में भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया? 2002 में। 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया था? 2002 में। 2002 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान और स्थान, मतलब कौन से पार्क कहाँ है ये बतलाने हैं आपको। तो गुरु घासीदास कहाँ है? तो इसका राइट आंसर तो होनी चाहिए छत्तीसगढ़, लेकिन ये गलत। तो हम मिलान करना, बेसिकली मिलान ही है आपको। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, गुरु घासीदास जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास जो है छत्तीसगढ़ में है। अब मुरलेन उद्यान जो है आपका मिजोरम में है। मुरलेन उद्यान मिजोरम है। अब वाल्मीकि उद्यान कहाँ? बिहार में। वाल्मीकि उद्यान बिहार में। और नोकरेक मेघालय में। केवल इतना याद रखिए, गुरु घासीदास जो है छत्तीसगढ़ में है, मुरलेन उद्यान जो है मिजोरम में है, वाल्मीकि उद्यान बिहार में, नोकरेक मेघालय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? जैविक मरुस्थल यानी कि बायोडेजर्ट कह सकते हैं, बायोडेजर्ट। ठीक है, जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है, उस नदी का नाम बताइए। तो दामोदर में इतना प्रदूषण फैल गया कि उसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दे दी गई। जैविक मरुस्थल यानी कि बायोडेजर्ट, दामोदर नदी को। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने। किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? हाथी को। भारत का विरासत पशु हाथी को कहा जाता है। भारत का विरासत पशु हाथी को कहा जाता है। भारत का विरासत पशु हाथी को कहा जाता है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है? किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन के कारण होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन के कारण होता है। जैसे कि अगर दक्कन पठार जाएं या साउथ जाएं तो काली मिट्टी का भरमार है। तो जैसे महाराष्ट्र के रीजन में, क्योंकि कपास की खेती काली मिट्टी में अधिक होती है, तो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा कपास की खेती होती है। तो वो सारे जो मिट्टी बना वो कैसे बना? बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से, यानी कि जो टूट फूट के गिरा, बाढ़ आया, पानी से घसटाया, रगड़ रगड़ के काली मिट्टी बना। ठीक है, तो लावा से बनता है, याद रखिएगा, मैग्मा का जो लावा होती है उससे बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गर्सिया जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो गर्सिया है कहाँ भाई? देख लेते हैं 73 का। गर्सिया सहरिया राजस्थान में। गर्सिया सहरिया ये सब राजस्थान की कम्युनिटी है, जनजाति है। ठीक है, गर्सिया सहरिया ये जो ट्राइब्स हैं वो राजस्थान की है। ठीक है, गर्सिया सहरिया राजस्थान के ट्राइब्स हैं। मुरिया छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स हैं, यानी कि जनजाति है। मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ की है। रियांग जनजाति त्रिपुरा की है। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की। जनजाति कहाँ की है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जनजाति कौन? जौनसारी। गर्सिया किसकी जनजाति? हिमाचल प्रदेश की नहीं है। गर्सिया राजस्थान की है। गर्सिया सरसिया ये सब राजस्थान की है। रियांग त्रिपुरा की। मुरिया छत्तीसगढ़ की। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, एंड दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बतलाया था कि 100 के बाद हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है? तो जोब मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहता है। संवहन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब जमीन हीट होती है तो हवाएं घूम घूम कर ऊपर उठने लगती हैं, ठीक है, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवहन, तो इसलिए नाम दे दिया गया संवहन मंडल, ठीक है। अधोमंडल कहा जाता है, संवहन मंडल और अधोमंडल जोम मंडल को होते हैं। जोम मंडल क्या है? जो हमारे वायुमंडल है उसके सबसे नीचे वाला जो मंडल है, सबसे निचला मंडल, वो जोम मंडल है, ठीक है। तो जोम मंडल को हम लोग संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे और हमारा डिस्कशन भी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिए, अगर नहीं पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करिए। किसी भी तरह का आपका सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं कर रहा है, या मैं बेकार में ही ऐसे किए जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके एक कमेंट हमारे मोटिवेशन को काफ़ी उत्तेजित कर देता है, हमारे अंदर एनर्जी भर देती है। तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा, आपको अच्छा लगे या ख़राब लगे कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलती है या फिर हमें आगे क्या करनी है नहीं करनी है, इसके लिए रणनीति बनानी होती है, ठीक है। किसी भी तरह के सुझाव हों तो ज़रूर से ज़रूर आप दे सकते हैं, उसका मैं सम्मान करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। बहुत जल्द ही अगला मॉड्यूल टेस्ट लाने वाला हूँ। अगला मॉड्यूल यानी कि अगला जो हमारा प्रैक्टिस टेस्ट होगा एडुटेरिया का, वो बहुत जल्द ही आपके सामने होगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, और मन से पढ़ते रहिए। इस बार तो बिहार दरोगा निकाल के रहना, ठीक है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, ट्रिक्स में, किसी भी चीज़ को याद नहीं करने में, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें कमेंट करें, ठीक है। हो सके तो आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको हमारा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, तो आप किसी भी तरह का क्वेरी जो हो तो आप ईमेल आईडी पे भी संपर्क कर सकते हैं हमसे। ईमेल पर आप क्वेरी पूछ सकते हैं अपना, जो भी हो मैं उस अनुसार आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।